हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो सर लेक्चरर आशा करता हूँ कि इसका पिछले वीडियो जो 5 वीडियो हमने बनाए तो आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो उस 5 वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। ये वीडियो नंबर 6 है, ठीक है ना, जिसमें आपको सॉलिड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे, जिसमें आप बोर्ड पेपर में या किसी भी बोर्ड में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिस्टल घनत्व की। जी हाँ, क्रिस्टल घनत्व की, ठीक है ना। तो क्रिस्टल घनत्व क्या होता है कि अगर कोई क्रिस्टल हमको मिल जाए, चाहे एससीसी का मिल जाए या बीसीसी का मिल जाए, तो उसकी जो यूनिट होती है, यूनिट का मतलब जिससे वो पूरा बना हो, उसका घनत्व पूछा जाए। घनत्व का मतलब एक चीज़ का ध्यान आपको फिजिक्स में पढ़ाया जरूर गया होगा कि किसी भी क्रिस्टल या किसी भी चीज़ का घनत्व जब हम निकालते हैं तो क्या सबसे बड़े जरूरी देखते हैं कि उसका द्रव्यमान कितना है, और द्रव्यमान बटा उसका आयतन, ठीक ना, यही हम देखते हैं, ठीक ना। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये तो घनत्व की बात हुई, लेकिन जब हम क्रिस्टल घनत्व की बात करते हैं, क्रिस्टल घनत्व की, तो उसको हम अगर ऐसे लिखें, क्रिस्टल घनत्व। क्रिस्टल घनत्व का मतलब किसी भी एकल क्रिस्टल जिससे वो पूरा यूनिट बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब अगर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन देखा जाए तो उसको अगर कोष्टिका के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, क्रिस्टल घनत्व बराबर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन। अब हमको ये पहले पता करना है कि अगर हमको क्रिस्टल घनत्व पता करना है तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान और एकक कोष्टिका का आयतन पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ज़रा सिंपल सा, ज़रा ध्यान देंगे। किसी भी एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अगर हमसे पूछा जाए तो ज़रा इधर ध्यान दीजिए। तो अगर मान लो मेरे पास ये एकक कोष्टिका है, एससीसी या बीसीसी टाइप का, तो इसमें सबसे पहले अगर मैं इसको कहूँ कि इसका घनत्व कितना है, तो अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूँ, सिर्फ द्रव्यमान भार की, तो कैसे बताएंगे। तो भाई अगर 8 कोनों पर कण है तो 8 कोनों का कणों को अगर तौलेंगे तो अगर हमको एक कण का भार पता चल जाए तो 8 कोनों का भार पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम एकक कोष्टिका का द्रव्यमान पता करें, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, अगर एकक कोष्टिका का द्रव्यमान की बात हम करें तो हमको क्या पता होना चाहिए कि एकक कोष्टिका में कितने कण है, यानी कि कणों की संख्या हमको पता होनी चाहिए। साथ में अगर उन कणों की संख्या में हम एक कण का भार से गुणा कर दें, एक कण का भार से गुणा कर दें, एक कण का भार एक कण का द्रव्यमान कह सकते हैं, जैसा कहना चाहें, ठीक है ना। तो अगर एक कण का द्रव्यमान और कणों की संख्या गुणा कर दे तो हमको क्या मिलेगा, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। मतलब अगर ये 8 कण से बना है या 8 कोनों पर कण है या एक ही कण है या 2 ही कण है, एससीसी हो बीसीसी हो कोई भी हो, तो उसमें अगर एक कणों की संख्या हमको पता चल गई और एक कण का द्रव्यमान पता चल गया तो उस एकक कोष्टिका का हमको क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। तो हम कहें भाई एससीसी में एक कण इन्वॉल्व होता है, बीसीसी में 2 कण होता है। 2 कण तो है कणों की संख्या, बट उसमें एक कण का भार अगर हमको पता चल गया तो दोनों कण का पता चल गया। एफसीसी में 4 कण होते हैं, तो एक कण का भार हमको पता चल गया तो चारों का पड़ गया। जैसे मान लो एक पेन है, अगर एक पेन 5 रुपये में बिक रहा है तो 5 पेन 5 × 5, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी होगा। अगर कणों की संख्या हमको पता चल गई, एक कण का द्रव्यमान पता चल गया तो हमको क्या मिल गया, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान पता। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान देना, अब एक कण का द्रव्यमान कैसे निकलेगा। मान लो हमारे पास एक लड्डू है, एक गोला, तो उसको तौलेंगे, फिर हम कहें तो भाई इसका भार इतना होगा, जो भी होगा 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम, लेकिन एक दाने का कहते भार कितना होगा, तो एक दाने को भी हमको काउंट करना पड़ेगा। तो परमाणु इतनी छोटी होती है कि इनको तौलने के लिए किसी प्रकार की स्केल या किसी प्रकार का उस तरह से यंत्र नहीं बना कि इनको नापा जा सके। तो इनको एक एवोगाड्रो संख्या होता है जिसकी मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। कैसे नापेंगे जरा समझिए। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे जरा समझेंगे।
एक कण का जो भी द्रव्यमान, अब वो कण आपका अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है, कोई भी कण हो सकता है। तो उस कण का सबसे पहले हमको परमाणु भार चाहिए, ठीक है ना, परमाणु भार, जिसको हम दिखाएंगे m से। और उसके बाद क्या चाहिए हमको, उसके बाद एक चाहिए हमको एक संख्या था जिसको कहते हैं एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो संख्या चाहिए। परमाणु भार कहो या इसको अणु भार, अगर अणु होगा तो अणु भार भी इसको ले सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसे। तो हम ऊपर वाले को m से दिखाते हैं परमाणु भार या अणु भार को, लेकिन जो एवोगैड्रो संख्या इसको Na से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? Na से। Na की वैल्यू याद कर लीजिएगा, Na की वैल्यू होगी, ये Na सोडियम नहीं, एवोगैड्रो संख्या, ठीक है ना। Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻²3, ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कण का हमको क्या पता चल गया? द्रव्यमान पता चल गया, एक कण का द्रव्यमान, ठीक है। एक कण का क्या पता चल गया? द्रव्यमान। अब एक कण का पता चल गया, तो अगर इसको उठा के यहाँ पर हम रखें और मान लेते कि अगर हमारे पास HCC है तो एक कण हो सकता है, BCC है तो 2 हो सकता है, FCC है तो 4 हो सकता है, ECC है तो 2 हो सकता है। तो कहने का मतलब कणों की संख्या कोई फिक्स है, कोई भी एक कोष्ठिका हमको अगर उठा के दे रहा है तो उसमें कणों की संख्या क्या हो रही है? चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पर मान लेते कणों की संख्या Z है, तो एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान निकलेगा क्या निकलेगा? जरा देखिए तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या निकलेगा? ज़रा मेरी बात समझो। अगर इस द्रव्यमान को हम कह दें कि कणों की संख्या मान लेते हैं Z, और यहाँ पे एक कण का द्रव्यमान कितना? एक कण का द्रव्यमान क्या है? m/Na, ये निकल गया। तो हमको एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान पता। अब इसी एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान को हम यहाँ पर रख देंगे, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान, एकक कोष्ठिका आयतन कितना होता है? मान लो कोई भी एकक कोष्ठिका क्या होती है? घनी होती है। चाहे HCC मिले, BCC मिले, FCC, कोई भी एकक कोष्ठिका आपको मिलती है, वो क्या होती है? घनी होती है। और घन की खास बात क्या है कि सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, तो उसका आयतन भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर मैं इस घन की बात करूँ कि इसका आयतन कितना होगा, तो आयतन बराबर क्या करोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होगा। तो अगर मान लेते इसकी ऊंचाई a है, लंबाई भी a है और जो चौड़ाई है वो भी है, तीनों a है, तो यहाँ क्या होगा? a गुणे a, यानी कि आयतन जो होगा AQ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? AQ हो जाएगा आयतन इसका, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि a गुणे a यानी कि AQ, ये हो जाएगा। तो इसका टोटल अगर देखा जाए, हमको आयतन पता चल गया, तो हमको क्रिस्टल घनत्व पता करना है। तो जरा देखिए तो कैसे बनेगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करते रहिएगा। क्रिस्टल घनत्व क्या हो जाएगा? जरा देखिए तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कहाँ निकला? एकक कोष्ठिका Z गुणे m/Na, Z इंटू m/Na, अब बटा एकक कोष्ठिका का आयतन क्या निकला है? AQ, क्या निकला है? AQ। तो चलते हैं अब इसको क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा? क्रिस्टल घनत्व। ज़रा ध्यान से देखिए तो Z इंटू m/Na इंटू में AQ। यहाँ पर कुछ किताब में क्रिस्टल घनत्व को रो से दिखाया गया होगा, और यहाँ पर हम इसको चाहे तो D भी दिखा सकते हो, रो भी दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई एकदम फिक्स नहीं है कि आप रो ही रखो, आप D भी रख, डेंसिटी होता है घनत्व का इंग्लिश, तो आप D भी रख सकते हो। किताब में रो लिखा है तो हम भी रो ही रहने देते हैं। रो इज इक्वल टू Z इंटू m/Na इंटू में AQ। तो ये जो फार्मूला निकल के आता है हमारे पास, ये क्रिस्टल घनत्व का फार्मूला आता है, जिससे किसी भी एकक कोष्ठिका घनत्व की माप की जा सकती है, ठीक है ना। जिसमें क्या है? m क्या है? m आपका परमाणु भार है या अणु भार हो सकता है। Z क्या है? एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। Na क्या है? एवोगैड्रो संख्या। A क्या है? घन की बीमा है, चाहे वो HCC हो या FCC हो या BCC हो, ठीक है। तो कैसा लगा आपको? तो आप इसको नोट कर लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले बात करते हैं अगले टॉपिक से। अब हम पढ़ेंगे समन्वय संख्या। जी हाँ,
सामान्य संख्या क्या आता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन में क्या लिखा गया जरा देखिए तो, किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कण जितने कणों से घिरा होता है। कोई भी क्रिस्टल हो गया, ठीक ना, चाहे एसएससी हो गया, बीसीसी हो गया, जैसे उससे अगर कोई क्रिस्टल जालक बना भी रहे हैं, ठीक ना, तो उसके अवयवी जो कण होते हैं, चाहे वो जिस आयन से बना हो, जिस परमाणु से बना, जिस अणु से बना हो, ठीक ना, तो उन कणों से घिरा होता है, तो उन कणों की संख्या को क्या कहा गया है, समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय मतलब कोई भी क्रिस्टल में एक कण जितने कणों से घिरा होता है, उन कणों की संख्याओं को ही कहा जाता है समन्वय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा CN कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर 2D में है, सेकंड डायमेंशियल में, ठीक है ना, 2D ये भी में है। देखो 2D का मतलब होता है कि एक्स वाई अक्ष और एक्स अक्ष में जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं दो विमा में, तो उसको 2D स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये आपका एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष, ये वाला एक्स है और ये वाई है। तो इन दोनों में ज़रा ध्यान से देखो, किसी एक गोले को पकड़ लो, किसी भी एक गोले को, जैसे मैं इसको पकड़ लूँ यहाँ पर, तो ये कितने गोलों से टच है, ज़रा देखिए तो इस गोले से टच है, इस गोले से टच है, इस गोले से टच है और इस गोले से टच है, मतलब 4 से टच है। तो इन चारों को जब ऐसे मिलाएंगे तो एक स्क्वायर, इनके केंद्रों को जब मिलाएंगे तो एक स्क्वायर टाइप का ऐसा बनेगा। तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहें तो क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहें तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, यही होता है। तो एक गोला जितने गोलों से टच होगा, यहाँ पर लिखा है किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कण जितने कणों से, अवयवी कण मतलब ये हो गया इसका कण अवयवी, और जितने कणों से घिरा तो उन कणों की संख्याओं क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी सिंपल है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आप भी लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, क्या जवाब दोगे जरा देखो तो। अगर मैं एक कण को पकड़ूँ तो देखो तो कितने कण से टच है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कैसा लगा, तो यहाँ पर 2D में तो ये बात होगी, लेकिन जब 3D में हम लोग जाएंगे, 3D का मतलब इसी के ऊपर जमाते हुए, तब वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। अगर इसमें भी हम जमाते जाए ऊपर की तरफ, 3D में ऐसे आते जाए Z की तरफ, तो इसमें भी आपको अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो ये हिस्सा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से 6 गोले घेरे। अगर इस पर मैं कोई गोला जमावट ऊपर करता हूं तो 3 गोलों से ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे, इस तरीके से, ठीक है। 3 गोले से ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे, ऐसे ही 3 गोले आप पीछे रख पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, अब जब हम ऊपर इसकी जमावट करते जाते हैं तो हमको कुछ इस तरह का लेयर मिलेगा। ये लेयर अगर हम दूर से दिखाएं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आपको। अगर दूर दूर करके दिखाएं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से 3 गोले ऊपर हैं इस तरीके से, और 3 गोले नीचे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनको जब हम जमाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से जब जमाएंगे तो क्या होगा, यह इन सब खांचों में आकर बैठ जाएगा। तो जब खांचों में आकर बैठ जाती, ये जो गोला है तो देखोगे तो 3 ऊपर से 3 नीचे से और 6 इधर से, 6 6 12, यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करोगे कि एक अवयवी कण या एक गोले को जितने गोले घेरे रखते हैं उन गोलों की संख्या का क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो हर तरीके का कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में, चाहे 2D में पूछा जाए या 3D में पूछा जाए। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि गोलों को कितने गोले टच कर रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक्स में, जिसमें हम सीखेंगे ठोसों को कैसे जमावट की जाती है। ये भी एक तरह का निविड़ संकुलन ही है, लेकिन इसमें हम असल में पढ़ेंगे ठोसों को कैसे जमावट की जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब नए बात करते हैं नए टॉपिक्स की, ठीक है ना। आज अब हम पढ़ेंगे समन्वय संख्या। जी हाँ,
सामान्य संख्या क्या आता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन में क्या लिखा गया जरा देखिए तो, किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कण जितने कणों से घिरा होता है। कोई भी क्रिस्टल हो गया, ठीक ना, चाहे एसएससी हो गया, बीसीसी हो गया, एफसीसी, उससे अगर कोई क्रिस्टल जालक बना भी रहे हैं, ठीक ना, तो उसके अवयवी जो कण होते हैं, चाहे वो जिस आयन से बना हो, जिस परमाणु से बना, जिस अणु से बना हो, ठीक ना, तो उन कणों से घिरा होता है। तो उन कणों की संख्या को क्या कहा गया है, समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या मतलब कोई भी क्रिस्टल में एक कण जितने कणों से घिरा होता है, उन कणों की संख्याओं को ही कहा जाता है समन्वय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा CN कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर 2D में है, सेकंड डायमेंशियल में, ठीक है ना, 2D ये भी में है। देखो 2D का मतलब होता है कि x y अक्ष और x अक्ष में जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं दो विमा में, तो उसको 2D स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये आपका x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष, ये वाला x है और यह y है। तो इन दोनों में ज़रा ध्यान से देखो, किसी एक गोले को पकड़ लो, किसी भी एक गोले को, जैसे मैं इसको पकड़ लूँ यहाँ पर, तो ये कितने गोलों से टच है, ज़रा देखिए तो इस गोले से टच है, इस गोले से टच है, इस गोले से टच है और इस गोले से टच है, मतलब 4 से टच है। तो इन चारों को जब ऐसे मिलाएंगे तो एक स्क्वायर, इनके केंद्रों को जब मिलाएंगे तो एक स्क्वायर टाइप का ऐसा बनेगा। तो हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहें तो क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहें तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, यही होता है। तो एक गोला जितने गोलों से टच होगा, यहाँ पे लिखा है किसी क्रिस्टल में उसके अवयवी कण जितने कणों से, अवयवी कण मतलब ये हो गया इसका कण अवयवी, और जितने कणों से घिरा तो उन कणों की संख्याओं को क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी सिंपल है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में आप भी लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, क्या जवाब दोगे जरा देखो तो। अगर मैं एक कण को पकड़ूँ तो देखो तो कितने कण से टच है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कैसा लगा, तो यहाँ पर 2D में तो ये बात होगी, लेकिन जब 3D में हम लोग जाएंगे, 3D का मतलब इसी के ऊपर जमाते हुए, तब वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा। अगर इसमें भी हम जमाते जाए ऊपर की तरफ, 3D में ऐसे आते जाए Z की तरफ, तो इसमें भी आपको अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो यह हिस्सा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से 6 गोले घेरे। अगर इस पर मैं कोई गोला जमावट ऊपर करता हूं तो 3 गोलों से ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे, इस तरीके से, ठीक है। 3 गोले से ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे, ऐसे ही 3 गोले आप पीछे रख पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, अब जब हम ऊपर इसकी जमावट करते जाते हैं तो हमको कुछ इस तरह का लेयर मिलेगा। ये लेयर अगर हम दूर से दिखाएं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आपको। अगर दूर दूर करके दिखाएं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से 3 गोले ऊपर हैं इस तरीके से, और 3 गोले नीचे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इनको जब हम जमाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से जब जमाएंगे तो क्या होगा, यह इन सब खांचों में आकर बैठ जाएगा। तो जब खांचों में आकर बैठ जाती, ये जो गोला है तो देखोगे तो 3 ऊपर से 3 नीचे से है और 6 इधर से है, 6 6 12, यानी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करोगे कि एक अवयवी कण या एक गोले को जितने गोले घेरे रखते हैं उन गोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। तो हर तरीके का कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में, चाहे 2D में पूछा जाए या 3D में पूछा जाए। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि गोलों को कितने गोले टच कर रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक्स में, जिसमें हम सीखेंगे ठोसों को कैसे जमावट की जाती है। ये भी एक तरह का निविड़ संकुलन ही है, लेकिन इसमें हम असल में पढ़ेंगे ठोसों को कैसे जमावट की जाती है। ठीक है, निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। जी हाँ, ठोसों में निविड़ संकुलन क्या होता है कि जब किसी गोले को एक के ऊपर जमाए जाते हैं तो उनमें कुछ पैटर्न बनता है, तो उस पैटर्नों को कहा जाता है निविड़ संकुलन। अब ये जुड़े कैसे होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। इसमें हम ठोसों के निविड़ संकुलन 3 टाइप में बांटे, एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसको हम फर्स्ट डायमेंशनल कह सकते हैं 1D,
ठीक है ना। इसको हम कहेंगे सेकेंड डायमेंशियल 2D और इसको कहेंगे 3 डायमेंशियल 3D, ठीक है ना। तो ये 3 डायमेंशियल में हम कोई निविड़ संकुलन पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एनसीईआरटी में इस निविड़ संकुलन के बारे में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं, क्योंकि कोई भी सॉलिड एक बीमी में नहीं होता, वो हमेशा 3D में ही पाया जाता है। तो आपको पूरे इस चैप्टर में 3D में ही पढ़ना है, 2D भी नहीं आता है। तो जनरली पेपर के लिए आप याद कर सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन सारा स्ट्रक्चर आपको 3D में ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल 3D में ही बनेगा, आपको 2D में ना ही 1D में मिलता है। तो इसको कैसे ज़रा समझेंगे, तो एक बीमी निविड़ संकुलन किसको कहते हैं कि जब कोई ठोस के कण, जब किसी ठोस के कण एक बीमा में, एक बीमी एक ही तल में एक ही बीमी में हो, एक ही लाइन में हो, उसको कहेंगे एक बीमी, और चाहे एक्स अक्ष में हो चाहे वो वाई अक्ष में हो, ठीक है ना, ऐसे। तो इसे कहा जाता है एक बीमीय निविड़ संकुलन। अब बताओ कोई ठोस ऐसे बनता है, अगर मान लो लड्डू ही पकड़ लो, तो लड्डू ऐसे थोड़ी ना बनता है, इस तरीके से लड्डू बनेगा तो एक पूरा झोंपा ही रहेगा इस तरीके से लड्डू का, इस तरीके से ऐसा होता है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते भाई कोई भी ठोस एक बीमी में होता है, ठीक ना। तो बस लिखने के लिए आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी गोले को जब एक तल पे एक ही अक्ष पर जमाया जाता है तो इस प्रकार बने हुए, एक ही अक्ष में जमाया जाता है, इस प्रकार बने हुए निविड़ संकुलन को हम एक बीमीय निविड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है ना। द्विबीमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, 2D, इसको 2D कह सकते हैं, सेकंड डायमेंशनल। इसमें दो तरह के निविड़ संकुलन दिख रहा है आपको, एक वर्ग निविड़ संकुलन, एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब ये वर्ग और षटकोणीय क्या होता है, इसको हम अगर कहें तो कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जबकि इसको कहेंगे HCP, क्या कहेंगे, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। अब ये होते क्या है, तो जब एक तल पे दोनों अक्ष में, एक तल पर दोनों अक्ष में गोले के केंद्र को इस तरीके से अगर हम रखते हैं, इस तरीके से एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक ना, तो इसमें दोनों अक्ष में यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों अक्ष में अगर हम किसी भी गोले को जब जमाते हैं एक के ऊपर एक करके, तो इस प्रकार का जो पैटर्न बनता है उसे हम कहेंगे वर्ग निविड़ संकुलन, जो एक 2D में है। देखो सेकंड डायमेंशन ये भी है, ये भी है, लेकिन जब हम गोलों को कुछ इस तरीके से जमाएं, इस तरीके से जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक ना, इनकी खांचों में रखते हुए, बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह इनके खांचों में रखते हुए कुछ इस तरह से जमाना अगर हम स्टार्ट करें तो हमको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसको कहा जाएगा HCP। अब नाम कैसे ये पड़ा, तो देखो HCP नाम इसलिए पड़ा कि यह इनके गोले को केंद्रों को जब ध्यान से देखो तो एक गोले, किसी भी गोले को पकड़ लो, एक गोले को 4 गोले घेरे हैं, कौन कौन से 4 गोले, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले। जब इनके केंद्रों को हम ऐसे मिलाते हैं तो एक स्क्वायर टाइप का ये शेप बना लेता है इस तरीके से, इसलिए इसको कहा जाता है SCP, ठीक ना। इसमें देखिए किसी भी एक गोले को पकड़ लो तो वो कितने गोलों से घिरा है, 6 गोलों से, तो जिसको हम कहते हैं हेक्सा। तो कौन सा 6, अगर मैं इस गोले की बात करूं तो ये इस तरीके से 6 गोलों से घिरा हुआ, जरा ध्यान से देख लीजिए इस तरीके से। इनके केंद्र को जब मिलाओगे तो कुछ इस षटकोण टाइप का ये पैटर्न बनेगा, ये आप, इसलिए षटकोण बनता है, इसलिए इसको षटकोणीय संकुलन कहा जाता है। और ये होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। तो दो अक्ष में जब किसी एक तल पे किसी ठोसों के निविड़ संकुलन को एक ही तल पे जमाया जाता है तो इस प्रकार का जो संकुलन बनेगा वो द्विविमीय निविड़ संकुलन बनेगा। लेकिन उस द्विविमीय में 2 टाइप्स का बनेंगे, पहला बनेगा वर्ग निविड़ संकुलन, दूसरा बनेगा षटकोणीय निविड़ संकुलन। अच्छा, त्रिविमीय किसको कहेंगे, तो जब इन्हीं सेम प्लेन पर इसी के ऊपर जब हम गोले 3D में जमाना चालू कर देंगे, ऐसे आगे जमाते हुए चले जाएंगे इसी के ऊपर ऐसे, ठीक ना, इस तरीके से जमाते हुए जब चले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3D, क्योंकि अब हम आगे की आ रहे हैं Z की तरफ आ रहे हैं, ठीक ना। इसी के ऊपर अगर हम जमाना चालू करें तो कुछ इस तरीके से जमाएंगे, तो इसको हम कहेंगे Z अक्ष में हम जब जाएंगे तो इसको कहा जाएगा 3D, ठीक ना। तो 3D में क्या होता है कि ये अलग अलग शेप में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 2D की बात करें तो 2D में वर्ग निविड़ संकुलों को कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, किसी क्रिस्टल के गोलों को उनके केंद्रों को बढ़ते हुए एक के ऊपर रखते हुए जब हम
कोई व्यवस्था या क्रिस्टल बनाते हैं तो उस प्रकार के संकुलन को कहा जाता है वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक है, इसको शॉर्ट में HSCP कह सकते हो। षटकोणीय निविड़ संकुलन SCP क्या होता है कि जब क्रिस्टल के कणों को उनके खांचों में रखते हुए, खांच का मतलब ये जो गोला दिख रहा है ना यहाँ, तो इनका खांच क्या है, इनके खांच का मतलब ये गड्ढा, इनके खांचों में रखते हुए जब किसी क्रिस्टल को बनाया जाता है तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे कहा जाता है HCP। ठीक है ना, ये होता है 2D में। अब हम बात करते हैं 3D के। 3D निविड़ संकुलन में क्या होता है, वर्ग निविड़ संकुलन भी आता है ये भी वाला, और षटकोणीय निविड़ संकुलन ये भी आता है। तो फर्क क्या होता है, फर्क होता है z का बीमा का। तो इसमें तो एक ही तल में XY होता है, लेकिन जब ये हम 3D में बात करते हो z की तरफ आता चला जाता है। कभी आपने देखा होगा जब पिक्चर उच्चर जाते होगे तो कोई पिक्चर 3D में होता है तो 3D चश्मा भी मिलता है, तो उस चश्मे को लगा कर जब आप देखेंगे तो उसमें लगेगा कि सब पर्दे से बाहर निकल कर है, मतलब क्या आपके सामने चलेगा तो पर्दे पे ही, लेकिन Z अक्ष में जब आएंगे तो लगेगा सब आपके सामने उड़ रहे हैं, सब सामने निकल कर आ रहे हैं। अब क्या बोलता है, अभी हाल में एक पिक्चर आई थी अवतार जो हाल में, तो उसको जब आप 3D में चश्मे में देखेंगे ना तो इतना खूबसूरत उसको 3D में बनाया गया है, और एक बार ज़रूर जाकर उसको देखें, काफ़ी बेहतर पिक्चर है। और हमको लगता नहीं है कि दुनिया में उस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो 3D का बहुत बड़ा अपना एक अहम योगदान होता है जो पिक्चर उच्चर वाले इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी 3D में ही कोई भी क्रिस्टल देखते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं 3D की, तो 3D कैसे कहोगे, तो जब इन्हीं सब क्रिस्टल को, ठीक ना, इन्हीं सब क्रिस्टल को जब हम ऐसे जमाएंगे इस तरीके से, देखिए जब ये क्रिस्टल, अब देखिए ये क्रिस्टल इस तरीके से जब जमेगा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये 3D हिस्सा होता है। तो ये 3D इसलिए है कि गोलों को एक के ऊपर एक जमाया गया है, इस तरीके से दिख रहा है ना, इस तरह एक के ऊपर एक करके ऐसे Z में आ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो संकुलन 3D में वर्ग निविड़ संकुलन कहलाता है SCP 3D में, ये 3D में कहलाता है। ठीक है, और जब इसी को हम षटकोणीय में बनाते हैं तो एक तल पर जब जमाते हैं तो कुछ इस तरीके से ये जमेगा। एक तल की अगर 2D की मैं बात करूँ तो इस तरीके से जमेगा, खांचों में रखते हुए। ठीक है, और इसी के ऊपर जब हम जमाएंगे तो आप जब इसके ऊपर रखो तो इस पर नहीं रख पाओगे आप, क्या होगा, जब भी कोई गोला अगर गोले के ऊपर रखोगे तो ढुलक कर इस गड्ढे में आकर गिर जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से गड्ढे में क्या होगा, आकर गिर जाएगा। कहीं भी रखोगे तो आप वो गोले के ऊपर नहीं रख पाओ तो गड्ढे में आकर जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी होगा, इसी प्रकार ऊपर रखते जाओगे तो एक पूरा शेप मिलेगा। ठीक है ना, और वो शेप आपको मिलेगा किसमें, 3D में। तो इसमें दो टाइप के शेप मिलते हैं, एक मिलता है आपका HCP AB ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, और एक मिलता है HCP ABC मिलता है ऐसे, HCP AB और HCP ABC। वो कैसे, जरा समझो, जब किसी एक गोले को 6 गोले घेरे हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से 6 गोले घेर रखे हैं, जरा ध्यान से देखिए तो वही षटकोणीय वाला है, ठीक ना, और इसके ऊपर 3 गोला है इस तरीके से, मतलब ये गोला सामने है। ठीक, ऐसे ही ये 3 गोला है, ये गोला सामने है। तो जब इनको सामने, अगर मैं इसको A नाम दूँ और इसको B नाम दूँ तो ये सेम ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, तो इसको भी मैं A नाम दूंगा। तो ये HCP है, लेकिन HCP AB ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक ना, अब नीचे भी फिर B आएगा, फिर उसके नीचे A आएगा, फिर उसके नीचे B आएगा, ये लगातार ऐसे पैटर्न 3D में चलता जाएगा। तो इस तरह का जो पैटर्न होगा तो इनको जब हम बैठाएंगे तो कुछ इस तरीके से ये बैठेगा। देखिए ये वाला ये रहा, इनको बैठाएंगे तो इस गड्ढे में आएगा, इनको बैठाएंगे तो इस गड्ढे में आएगा, और इसको बैठाएंगे तो इस गड्ढे में आएगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलेगा, तो इसको कहा जाएगा HCP AB पैटर्न। ठीक है ना, यही पैटर्न कुछ अगर इस तरीके से हो, ठीक है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, पॉज करके चलिए, यही पैटर्न अगर मैं ऐसे बैठाऊँ इस तरीके से, ये रहा आपका षटकोणीय, दिख रहा। तो देखिए अब इसी को हम अगर ऐसे करें, एक सामने बाकी 2 पीछे, इस तरीके से, एक पीछे 2 सामने, ऐसे
इस तरीके, इसका तीन कोनिया अंदर की तरफ, इसका तीन कोनिया बाहर की तरफ। तो ये बैठा होगा तो यहाँ जाकर बैठेगा, ये बैठा होगा तो यहाँ बैठेगा, ये बैठा होगा तो यहाँ बैठेगा। अब इसको बैठा होगा तो यहाँ बैठेगा, ये बैठा होगा तो यहाँ बैठेगा, ये बैठा होगा तो यहाँ बैठेगा। तो इसमें फ़र्क क्या है? नाम का। देखो अगर मैं इसको ए नाम देता, इसको बी नाम देता, तो इसका तीन कोनिया बाहर की तरफ, जबकि इसका तीन कोनिया अंदर की तरफ है, तो इसका नाम क्या दे देंगे? सी दे देंगे। तो ये क्या बना? ये सेम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होगा, लेकिन नाम क्या होगा इसका? HCP-ABC पैटर्न, जबकि इसका नाम क्या होगा? HCP-AB पैटर्न। ठीक है ना? तो ठोसों में इस तरह के निविड़ संकुलन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि ये काफ़ी पसंद आया होगा। एक दो बार आप इसको देखकर नोट करके और प्रैक्टिस जरूर करिए, और अगले वीडियो की तरफ हम मूवमेंट करेंगे। इसका वीडियो मैं आगे का वीडियो कल बनाकर डाल दूंगा, तो आप उसको देखिएगा और काफ़ी बेहतर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।